हेलो गाइस, आई एम मुकेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफर जीरो से हीरो तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि विज्ञान के 500 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, जिसका यह पार्ट 9 वीडियो है। इसके पहले आप लोगों को 8 वीडियो उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिनका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के उन वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। और हाँ, हमारे द्वारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन आपके लेखपाल या यूपी पीसीएस लेवल तक के कवर किए जा रहे हैं। तो आप लोग वहां से जा कर के आप उनका निरंतर अभ्यास करते रहिए। आइए हम लोग ज़्यादा बातों को आगे न खींचते हुए सीधा सीधा क्वेश्चन की श्रृंखला से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर हमारा कंटेंट, हमारा वर्क आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है, वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अणुचुंबकीय हो जाता है, क्या कहलाता है। काफ़ी बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आपके उत्क्रमण ताप, बायल ताप, क्यूरी ताप, केल्विन ताप। आप लोगों को इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका जो क्यूरी ताप होता है उसी कारण जो होता है लौह चुंबकत्व, इसका पदार्थों का समाप्त हो जाता है और पदार्थ क्या होते हैं, अणुचुंबकीय हो जाते हैं। इसको अगर हम परिभाषा के रूप में, यानी इसको थोड़ा सा डिफिनेशन इसकी देना चाहें तो ऐसे तत्वों को जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और जो ये अणुचुंबकत्व हो जाते हैं पदार्थ, तो इसमें क्या होता है, जो पहले हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं, तब तक पदार्थ क्या होता है, एक दूसरे के प्रति चुंबकत्व का जो प्रभाव होता है वो अपना निर्धारित रखता है। और जैसे ही क्यूरी ताप पर हम लोग ले जाते हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन बंद होते हैं, यानी इनके बीच में जो गैप हो जाता है, तो इसी कारण से हमारा अणुचुंबकीय पदार्थ हो जाता है। आप लोग काफ़ी अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे कि जैसे हमारा कोई कपड़े में आप लोगों का पेन से जो स्याही लीक हो जाती है या इंक लीक हो जाती है आपकी, तो उससे जो आपके कपड़े में दाग धब्बे लग जाते हैं या किन्हीं अन्य पदार्थों से भी आपके कपड़ों में दाग धब्बे लग जाते हैं, तो उन्हीं को हटाने के लिए हम किस अम्ल का प्रयोग करते हैं या कर सकते हैं। आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन दे रखा है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी आपका दे रखा है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी आपका दे रखा है फार्मिक अम्ल, ऑप्शन डी आपका दे रखा है माइलिक अम्ल। आपको इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है। आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, स्याही का दाग मिटाने के लिए हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अच्छा, जो आपका एसिटिक अम्ल होता है ये किस में पाया जाता है, जो आपका विनेगर होता है यानी सिरका, तो उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और अगर हम लोग फार्मिक अम्ल की बात करते हैं तो फार्मिक अम्ल आपका चींटी के डंक में पाया जाता है। और जो आपका मैलिक अम्ल होता है ये कई प्रकार के फलों में आपको देखने को मिल सकता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऑप्शन आपके 4 दे रखे हैं नीचे। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है SnO2, ऑप्शन बी है आपका CaO, ऑप्शन सी है आपका SiO2, ऑप्शन डी है आपका CO2। आइए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका SnO2। अगर थोड़ा सा हम उभयधर्मी ऑक्साइड जो होते हैं उनके बारे में अगर हम लोग चर्चा करना चाहें तो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रबल अम्लों और प्रबल क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं और उनमें घुल जाते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछा जा सकता है कि किसी वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर जो इसके ऑक्साइड होते हैं वो क्रमशः अम्लीय से क्षारीय होते हैं, क्षारीय से अम्लीय होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। और भी एक ऑप्शन आप लोगों को दिया जा सकता है, तो उनमें आप लोग क्या टिक करेंगे कि ये वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय से क्षारीय हो जाते हैं, अम्लीय से क्षारीय, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अच्छा, जो ये आपका एसएन होता है और इसी के साथ में एक और लिख लीजिए आप लोग, पीबी जो होता है वो भी उभयधर्मी तत्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि चींटी के डंक में अम्ल होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और हम लोगों ने इसके पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आइए हम लोग इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके दे रखे हैं। नंबर ए स्कारबिक अम्ल, ऑप्शन बी
टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी फार्मिक अम्ल। आप लोगों को इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है। आइए देख लेते हैं कि चींटी के डंक में हमारा क्या पाया जाता है। आपका जो ये फार्मिक अम्ल होता है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। और फार्मिक अम्ल हम लोग जैसे मधुमक्खी हमारी होती है तो उसमें भी हम लोग इसे पा सकते हैं। आइए हम लोग इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में बात करते हैं। आपका जो लैक्टिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है, जो हमारा मिल्क होता है तो उसमें हम लोग लैक्टिक अम्ल पाते हैं। और जो टार्टरिक अम्ल होता है ये किस में मौजूद होता है, टार्टरिक अम्ल हमारा इमली में पाया जाता है। और अगर हम लोग एस्कार्बिक अम्ल की बात करते हैं तो जो हमारा ये नींबू होता है और मौसमी तो उसमें हम लोग एस्कार्बिक अम्ल पा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब एक परख नली में मिलाया जाता है तो किस रंग का अवक्षय प्राप्त होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे सीटेट में आपका ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसके ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, किस कलर का हो जाता है, पीला, सफ़ेद, हरा, नारंगी। आइए हम लोग इसका आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सफ़ेद। आइए थोड़ा सा इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जब हम लोग सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को आपस में मिलाते हैं तो सल्फोनेटेड बेरियम का अवक्षेप प्राप्त होता है और वो किस रंग का आपका होता है, सफ़ेद रंग का। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सफ़ेद। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। आपको इनमें से बताना है कि सबसे न्यूनतम कौन होगा आपका अभिक्रियाशील तत्व। तो आइए देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका गोल्ड जो होता है वो सबसे न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व है। अगर हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं तो जो कोई वर्ग होता है हमारी आवर्त सारणी का तो उससे ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो होता है धात्विक लक्षण उसके बढ़ते हैं और अधात्विक लक्षण क्या हो जाते हैं, घटते हैं। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारे आवर्त सारणी का वर्ग होता है उसमें ऊपर से नीचे जाने पर जो धात्विक लक्षण होते हैं वो बढ़ते हैं या घटते हैं। तो आप लोग उसका क्या आंसर टिक करेंगे, लक्षण बढ़ते हैं उसके और जो आपके अधात्विक लक्षण होते हैं वो उसमें से घट जाते हैं। और एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है कि धात्विक लक्षण बढ़ने के साथ ही अभिक्रियाशील उसकी घटती है या बढ़ती है या उदासीन रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो उसका आंसर आप लोग क्या टिक करेंगे, जो धात्विक लक्षण बढ़ने के साथ उसकी अभिक्रिया होती है वो घटती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए क्योंकि जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उनकी दृष्टि से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कोयले के भंजक आसवन से क्या प्राप्त नहीं होता है। इसमें से पूछा गया कि क्या जो है वो नहीं प्राप्त किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, कोल गैस, नंबर बी है आपका पेट्रोलियम, नंबर सी है आपका अमोनियम द्रव, नंबर डी है आपका कोल तार। आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। जो आपका पेट्रोलियम होता है वो कोयले के भंजक आसवन से नहीं प्राप्त होता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये हमारा पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला एक हाइड्रोकार्बन है। बाकी जो इसमें कोल गैस दिए है, अमोनियम द्रव दिए है और कोल तार आपका दिए है, ये आपके भंजक आसवन यानी कोयले के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि पौधों में एधा का मुख्य कार्य क्या होता है। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, टूटे फूटे की मरम्मत करना, जल का स्थानांतरण करना, वाष्पोत्सर्जन में सहायक, खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण में सहायता करना। तो आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है यानी जो आपके रेलवे एग्ज़ाम है और आपका लेखपाल एग्ज़ाम हो गया, आपका सीटेट एग्ज़ाम हो गया, आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण में सहायक। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वाष्पोत्सर्जन में सहायक जो होता है वो क्या होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टोमेटा जो होता है आपका, स्टोमेटा, तो वो आपका वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है। अच्छा, जल के स्थानांतरण के लिए क्या सहायक होता है आपका, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो जाइलम होता है हमारा वो जल के स्थानांतरण में सहायक होता है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि कार्बन का वह स्थायी अपर रूप जिसे अभी कुछ समय पहले खोजा गया था। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और करंट से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। ऑप्शन आपके दे रखे हैं C16, ऑप्शन बी आपका दे रखा है C60,
ऑप्शन सी आपका दे रखा है सी 56, आपका ऑप्शन डी दे रखा है सी 20। आपको बताना है इनमें से जो कार्बन का अपर रोप है वो अभी हाल ही में कौन सा खोजा गया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो आपका C60 है वही अभी हाल ही में खोजा गया था। अगर हम इसके नाम की बात करते हैं तो इसका नाम क्या है आपका, बकमिंस्टर फुलरेन कार्बन का स्थायी अपर रोप है और इसे ही हाल ही में खोजा गया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे हैं। काफ़ी बेहतरीन सा क्वेश्चन है और जो ये सीरीज चल रही है आपकी, ये 500 क्वेश्चन की सीरीज है और आपको देखने को मिल जाएगा कि जो ये 500 क्वेश्चन आप लोगों के साइंस में बनेंगे, इनमें से अगर एक्सप्लेनेशन सहित अगर देखेंगे तो आपको कम से कम 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाइएगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आइए इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, लाइकेन, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया या रिक्सिया। आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, लाइकेन। अगर हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने जाते हैं तो जो हमारा शैवाल तथा कवक होता है ये एक दूसरे के प्रति सहजीवी अंतरक्रिया करता है। अगर हम लोग देखें जो शैवाल का हमारा कार्य होता है इसमें, तो शैवाल क्या करता है, इसको भोजन जो निर्माण करने में सहायता करता है और जो आपका कवक होता है ये इसको आवास प्रदान करने में इसको मदद करता है। और बाकी जो आपके फ्यूनेरिया, मार्केंसिया और रिक्सिया दिए गए हैं ये आपके ब्रायोफाइट होते हैं। अच्छे से आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है वो 10-10 क्वेश्चन को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग 500 क्वेश्चन इसके बहुत ही जल्दी कवर करने वाले हैं। आप लोग इन्हें अच्छे से देखते रहिए। और हाँ, हमने श्रृंखला के अंत में एक अभ्यास क्वेश्चन के रूप में आप लोगों को एक क्वेश्चन छोड़ा है। आइए वो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जिसका हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट के माध्यम से उसका देंगे। और हमने पिछली स्लाइड में भी एक क्वेश्चन आप लोगों को अभ्यास के रूप में छोड़ा था, तो उसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया था कौन सी रंगीन गैस लेड एसिटेट पेपर को काला कर देती है। तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, H2S। आइए हम लोग अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं, जो आप लोगों को होमवर्क के रूप में हर बार स्लाइड में छोड़ा जाता है और आशा की जाती है कि आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन है आपका, फाइकस में परागण होता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वायु द्वारा, कीटों द्वारा, जल द्वारा, चिड़ियों द्वारा। तो आप लोगों को पता है कि इसका आंसर जो है आपको कमेंट के माध्यम से हमें देना है। आइए बढ़ते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने भी इसे अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ और नए जोश के साथ। तब तक सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा आने वाली आगामी वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।